दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात के कुछ प्रश्नों का हल देखेंगे दोस्तों। तो आइए हम बिना देर किए आज स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से दोस्तों। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आप देखिए गौर से, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। जो पहला प्रश्न कहता है कि यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, मतलब एक बोतल है उसका 3/5 भाग भरा हुआ है, तो कहता है तो बोतल के भरा हुआ भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जरा गौर से देखिएगा दोस्तों कि हम जानते हैं कि कोई भी बोतल होगा तो पूरा होगा, 100% होगा, चाहे पूरा भाग भरा होगा। तो पूरा भाग के मतलब क्या हुआ, एक, मतलब एक होगा ना, पूरा मतलब एक होता है। चाहे परसेंटेज में अगर कहिएगा तो परसेंटेज में वो कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। तो आपको क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है। तो यहाँ लिखिए आप कि भरा हुआ कितना है, 3/5, और टोटल कितना होता है, तो एक भाग होता है। टोटल बोतल कितना होगा, तो मान लीजिए कि बोतल है तो एक पूरा भाग होगा ना, एक भाग होगा। तो पूरा कितना हो गया, पूरा भाग अगर हम बात करें तो एक हो गया। तो खाली भाग कितना हो जाएगा, तो खाली बराबर कितना हो जाएगा, पूरा में से भरा हुआ घटा देंगे। मान लेते हैं पूरा है और यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है कि 3/5 है भरा हुआ, तो खाली कितना हो जाएगा, पूरा में से 3/5 घटा देंगे। तो एक में से 3/5 अगर हम घटा देंगे तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 5 की 5, 5 एक कम, यहाँ 5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2/5, मतलब भरा हुआ 3/5 तो खाली हो गया 2/5। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, अब आपको प्रश्न में कह रहा है कि भरा हुआ का खाली से अनुपात निकालिए। तो भरा अनुपात खाली, तो क्या हो जाएगा, भरा अनुपात खाली बराबरा, भरा कितना है 3/5, तो 3/5 अनुपात 2/5, तो 5 से 5 कट गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/2 मेरा उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब हम इसको थिंकिंग प्रोसेस से बनाते हैं। ये तो हो गया आपका बेसिक से, और थिंकिंग प्रोसेस से कैसे बनाते हैं दोस्तों, जरा गौर से सोचिएगा कि कह रहा है कि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, मतलब भरा हुआ जो भाग है 3/5 भरा हुआ है। तो जरा देखिए ना, नीचे जो आता है यही ना पूरे का मतलब दर्शाता है मान का। जैसे नीचे में 5 है, जैसे मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि 1/2 भाग भरा है, तो खाली कितना हो जाएगा, 1 - 1/2, मतलब वो भी 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि टोटल भाग 2 था, तो एक भाग खाली था, एक भाग भरल था। तो इसी प्रकार अब यहाँ हम थिंकिंग प्रोसेस लगाते हैं कि भरा हुआ है 3/5, तो कितना में, मतलब 5 गो भाग है, मतलब 5 लीटर के बोतल है, तो 3 लीटर का है भरल है, तो खाली कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो खाली कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब जरा देखिए, तो यहाँ से हम खाली नहीं निकाल देंगे, हम तो सीधा देख लेंगे कि अच्छा पूरा नीचे वाला पूरा होता है, तो 5 है पूरा और 3 है भरा हुआ, तो खाली हो गया 2। तो भरा अनुपात खाली का हो गया 3/2। अब हम इतना स्टेप एक में से घटाने क्यों जाए, सीधा हम देखेंगे कि अच्छा खाली और भरल का, भरा और खाली का अनुपात पूछ रहा है। 3/5 भरा हुआ है तो खाली कितना हो जाएगा, तो 3 ऊपर है तो भरा हुआ है, तो खाली हो गया 2, कहे कि 3 2 तब ना 5 होगा पूरा भाग। तो अब भरा और खाली का अनुपात हो गया 3/2 हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप थिंकिंग प्रोसेस के द्वारा आप प्रश्नों को बना सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया मेरा पहला प्रश्न। अब हम लोग अपने दूसरे प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, आप दूसरा प्रश्न पे आइए। दूसरा प्रश्न आपको कहता है कि जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 रुपया है। तो मान लेते हैं कि एक तरफ हम लिखते हैं जॉन, तो जॉन के पास है 19 के, और जोसेफ के पास कितना है
जोसेफ के पास है 26 के मतलब 1000, 26,000 मान लीजिए। अब कहता है कि यदि जोसेफ जो है जॉन को 1000 रुपया दे देता है, मतलब जोसेफ है 1000 किसको दे देता है, 1000 रुपया ये दे देता है किसको, जॉन को। तो जरा सोचिए तो, जोसेफ अगर 1000 जॉन के दे देगा तो जॉन के पास 19,000 था, तो 1000 और मिल जाएगा, तो जॉन के पास कितना हो जाएगा, तो जॉन के पास हो जाएगा 19 + 1 मतलब 20,000 हो जाएगा। और जोसेफ के पास कितना हो जाएगा, तो जोसेफ के पास 26,000 था और 1000 दे दिया, तो कितना बच गया, 26 में से गया तो 25,000 बच गया। तो जोसेफ के पास 25,000 हो गया दोस्तों। तो अब पूछ रहा है, तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का क्रमशः अनुपात क्या है। तो जॉन और जोसेफ के पास राशि का अनुपात कितना हो जाएगा, तो जॉन का हो गया 20 के, अब बटा जोसेफ का कितना हो गया 25 के, तो 20/25 के से के खत्म, 4 × 20 और 5 × 25 मतलब कि क्या हो गया 4/5, 4:5 हो गया दोस्तों। अब जरा देखिए, अब हम लोग थिंकिंग प्रोसेस पर आते हैं। तो थिंकिंग प्रोसेस से कैसे काटते हैं, देखिए हम बार बार बेसिक और थिंकिंग क्यों ला रहे हैं, ये सब छोटा प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम अगर आपको हर एक प्रश्न में ऐसे सोचवाते रहेंगे ना, तो आपको सोचते सोचते हैबिट बन जाएगा। तो अब देखिए, अब हम कैसे सोचते हैं कि जॉन के पास 19,000 है, जोसेफ के पास 26,000 है, जॉन 1000 दे दिया, तो जोसेफ जॉन को 1000 दे दिया, तो जॉन के पास हो जाएगा 20,000 और जोसेफ के पास हो जाएगा 25,000। तो अब जरा देखिए तो दोस्तों, जॉन के पास हो जाएगा 20,000 और जोसेफ के पास हो जाएगा 25,000। तो यहाँ से ऑप्शन से काटिए ना, बी नंबर जो ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, तो कहता है 20:27। तो जरा देखिए तो, जोसेफ 1000 दे देगा तो घट के कितना हो जाएगा, 26 में से 25 ना हो जाएगा, तो यहाँ 27 है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। चौथा नंबर ऑप्शन देखिए, डी नंबर 19:26 है। तो जरा सोचिए तो, 1000 रुपया जॉन को मिल जाएगा, तो 19,000 पहले था, 1000 मिल गया तो 20 न हो जाएगा, तो यहाँ 19 से छोड़ दिया है, तो इसको भी काट दीजिए। ए नंबर को देखिए, ए नंबर में क्या है 2:3। तो जरा सोचिए तो दोस्तों, 2:3 है, तो अगर जोसेफ 1000 जॉन को दे देगा तो इसके पास 25 बच जाएगा ना जी, तो जोसेफ के पास 25 बच जाएगा। तो जरा सोचिए तो 25 3 से कटने वाला है, क्योंकि जोसेफ के तरफ 3 के फैक्टर दिए हुए, या तो 24 होता या 27 होता, तब ना 3 से कटता, तो ये तो होवे नहीं करेगा। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 4:5। और वैसे भी ये बेसिके से ही आसान है, कि बेसिक से ही बनने वाला, इसमें तो मतलब हमें अप्रोच लगाने की जरूरतें नहीं है। तो 19,000 26,000 था, तो 1000 जोसेफ जॉन को दे दिया, तो ये भी 20 हो गया, और 1000 घट के 25 हो गया, तो 4 × 20 और 5 × 25 मतलब 4:5 मेरा उत्तर हो गया दोस्तों। ये तो मेरा दूसरा प्रश्न था। ये मेरा दूसरा प्रश्न था दोस्तों। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 225:144। (225:144) का वर्गमूला अनुपात ज्ञात करिए। अब जरा देखिए दोस्तों, अब हम आपको तो अनुपात में क्या बताते हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन जैसा आएगा हम कंसेप्ट समझाते चलेंगे। तो यहाँ देखिए ना, इसको तोड़ दीजिए, तो वर्गमूला अनुपात का मतलब क्या हो गया, वर्गमूल जोड़ अनुपात। वर्गमूला अनुपात का मतलब क्या हो गया कि वर्गमूल और अनुपात। तो वर्गमूल निकालिए और अनुपात बताइए। देखिए तो नामे में तो इसका परिभाषा छुपा हुआ है। वर्गमूला अनुपात का मतलब अगर कहता वर्गानुपात,
तो वर्ग कर दीजिए, अनुपात निकालिए, लेकिन वर्गानुपात नहीं है, क्या है, वर्गमूला अनुपात है। तो वर्गमूला अनुपात में क्या हो जाता है दोस्तों कि वर्गमूल कर दीजिए, अनुपात निकाल दीजिए। तो अगर 4 का वर्गमूल कहता है आपसे तो क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं, तो 2 दूनी का 4। और इसी प्रकार इसका वर्गमूला अनुपात कह रहा है तो क्या कर दीजिए, रूट दोनों देने चढ़ा दीजिए, दोनों के वर्गमूल निकाल के अनुपात निकाल दीजिए। तो रूट 225 अनुपात रूट 144, मतलब 25 15 15 225 और 12 12 को 144 हो गया दोस्तों। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 अनुपात 12, मतलब आपका कौन सा उत्तर हो गया, डी नंबर उत्तर हो गया, 15 अनुपात 12 हो जाएगा। अगर इसको हम और कटा देंगे तो कट के चरतिया पंतिया 15 चरतिया 12 हो जाएगा, 5 अनुपात 4, लेकिन वहाँ ऑप्शन में सीधा 15 अनुपात 12 दिए हुए हैं, तो सीधा मेरा कौन उत्तर हो जाएगा, 15 अनुपात 12। जरा समझिए ना, वर्गमूला अनुपात कह रहा था, तो या तो आप दोनों देने रूट चढ़ा दीजिए, ना तो वर्गमूल निकाल कर अनुपात निकाल दीजिए। तो वर्गमूल 225 के 15 और 144 के 12, तो 15 अनुपात 12 उत्तर। अब इसमें थिंकिंग प्रोसेस का क्या, इसमें कोई जरूरत नहीं है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि वर्गमूल निकाल के अनुपात निकालना है दोस्तों। तो ये मेरा तीसरा प्रश्न था। अब दोस्तों हम लोग चौथा प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि m प्लस n अनुपात m माइनस n बराबर 7/3 है। तो इसको हम पहले बेसिक से बनाते हैं। तो बेसिक से कैसे बनाएंगे कि यहाँ से m प्लस n, अनुपात के मतलब कल ही बताए थे कि बटा होता है, जो पिछला वीडियो जो था उसमें बताए थे कि अनुपात में लकीर खींच दीजिए तो बटा हो जाएगा m माइनस n बराबर 7/3 हो जाएगा। और यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 3 इंटू m प्लस n बराबर 7 इंटू m माइनस n हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से 3m प्लस 3n बराबर 7 गुना m 7m माइनस 7 गुना n 7n। अब m को एक तरफ और n को एक तरफ कर दीजिए, तो देखिए n इधर आ जाएगा, तो माइनस इधर प्लस में हो जाएगा, तो 7n 3n कितना हो जाएगा 10n, और बराबर इधर कितना हो जाएगा 7m माइनस 3m। अब यहाँ 10n बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4m हो जाएगा। अब यहाँ से 5 दूनी 10 2 दूनी 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 5/2 बराबर m/n, मतलब m/n का मान कितना आ गया 5/2, मतलब 5:2 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि mq प्लस nq अनुपात mq माइनस nq। तो जरा सोचिए ना दोस्तों, mq तो mq मतलब 5, mq के सामने क्या है 5 है, तो 5 के q कितना हो जाएगा 125, अब प्लस n के सामने कितना है 2 है, तो 2 के q कितना हो जाएगा 8, अनुपात mq तो 5 के q 125 और माइनस nq तो 2 का q 8, मतलब कितना हो जाएगा 125 में 8 जोड़िएगा तो 133, अनुपात 125 में से 8 घटाइएगा तो 117। कितना आपका आंसर हो जाएगा 133 अनुपात 117, मतलब आपका ए नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो डिस्क्राइब में था, बड़ा में था। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे कैसे सोच सकते हैं, थिंकिंग प्रोसेस। अब हम लोग थिंकिंग प्रोसेस से कई तरीका से सोच सकते हैं दोस्तों। एक तो ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो से भी बना सकते हैं। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए m प्लस n बटा m माइनस n बराबर था 7/3। तो इसको हम हल नहीं करके हम दूसरा रूप में भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इधर कर सकते हैं m
इधर कौन सकते हैं एन, एम बटा एन। इधर देखिए, इधर एम प्लस एन था, एम माइनस एन था, तो इधर केवल हम m बटा n कर दे, तो अब जैसा रूप में ही था ना वैसा रूप में अब इसको करना है। तो जरा देखिए, तो m, तो m ऊपर में 7 हो गया, अब प्लस n, तो नीचे वाला को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 7 प्लस 3 अब बटा 7 माइनस m माइनस n, तो 7 माइनस 3, मतलब हम इसको 7 बटा 3 को 7 प्लस 3 बटा 7 माइनस 3 कर देंगे, तो इधर m बटा n हो जाएगा। चाहे इसको भी घुमा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में रूल होता है। अब जरा देखिए, तो यहाँ से m बटा n कितना आ गया, सीधा ना आ गया 10 बटा 4, मतलब 5 बटा 2। तो देखिए, तो तिरछा तिरछी गुना करने वाला मेरा स्टेप तो बच गया ना कंपोनेंडो डिवाइडेंडो करने पर। योगा अंतरानुपात होता है, योगांतरानुपात इसका होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का। तो 5:2 आ गया। तब यहाँ से क्या पूछ रहा था, एम क्यू प्लस एन क्यू, तो 125 प्लस 8 133, एम क्यू माइनस एन क्यू, तो 125 में से 8 गया 117। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक और थिंकिंग प्रोसेस इसमें एक चीज और सोच सकते हैं। इसमें हम लोग तुकबंदी मेथड से एक और तरीका सोच सकते हैं कि जैसे कह रहा है कि एम क्यू प्लस एन क्यू, एम क्यू प्लस एन क्यू बटा एम क्यू माइनस एन क्यू बराबर क्या होगा। तो हम लोग ऑप्शन से भी अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। कहिए कि कैसे अनुमान लगा सकते हैं, कि देखते हैं कि एगो में 133 है, 117 है, तो जरा सोचिए ना, ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है, तो हो ना हो, जिसे बशर्ते कि एन अगर माइनस वाला नहीं होगा, अगर एन माइनस में आएगा तब नहीं कम होगा, आई ज्यादा होगा। लेकिन अगर दोनों प्लस में हो तो ऊपर वाला मान ज्यादा होगा, नीचे वाला मान कम होगा। तो ऊपर वाला मान ज्यादा किस में है, तो एगो 133 बटा 117 में है, ऊपर वाला मान ज्यादा है, नीचे वाला कम है। और एगो है 117 बटा 13 में है, ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है। 80 में क्या है, 117 अनुपात 133, तो ये तो नहीं होगा। नहीं होने का क्यों संभावना था कि नीचे वाला को ज्यादा कर दिया, माइनस वाला को। और डी में है 17 अनुपात 133, तो ये भी नहीं होगा, नीचे वाला माइनस वाला को ही ज्यादा कर दिया है। प्लस में है एम और एन दोनों जुट के ज्यादा ना हो जाएगा, एम में से एन घट गया तो कम ना होगा, तो नीचे वाला हो जाएगा कम और ऊपरे वाला हो जाएगा ज्यादा। अब देखिए दोस्तों, अब मेरा दो ऑप्शन में अब हमारा झमेला है, किस किस में है, 133 अनुपात 117 में है और 117 अनुपात 13 में है। तो जरा सोचिए, तो दो ऐसा कौन सा मान है जिसका क्यू का योग इधर वाला होगा, अंतर इधर वाला होगा, चाहे योग इधर वाला होगा, अंतर इधर वाला होगा। तो जैसे ही 133 देखेंगे तो हम सोचेंगे कि अच्छा 5 के क्यू 125 होता है, अगर हम 4 के क्यू करेंगे तो 64 हो जाएगा। बहुत बड़ा फासला हो जा रहा है, 4 के क्यू करते हैं 133 से बहुत बड़ा फासला हो जाता है। देखिए, ऑप्शन हमको क्लू देता है कि आप ऐसे सोचिए और पकड़िए। तो 133 में 5 के क्यू 125, अब बच गया कितना, 133 में से 125 आया तो 8 बच गया। इसका मतलब भैया 5 के क्यू है, आई 2 के क्यू है, आई दोनों के अगर घटा देते हैं तो 125 में से 8 गया तो 117 हो आ जा रहा है। 5 के क्यू माइनस 2 के क्यू, इसका मतलब है कि हो न हो m और n 5 और 2 है, तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जरा सोचिए ना, 117 जो है किसका क्यू दो के जोड़ 117, तो मतलब आइए नहीं रहा है, माइनस वाला मान आ रहा है, तो ये ऑप्शन इसी चल गया था। तो आप इस तरह से तुकबंदी से भी, थिंकिंग प्रोसेस से भी प्रश्नों को बना सकते हैं दोस्तों। तो आप चाहे बेसिक से बनाइए, चाहे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करके बनाइए, और चाहे आप लॉजिक से इस तरह से सोच के बनाइए। एग्जाम में आपको जो माइंड में जैसे पहले काम कर जाए, एग्जाम में जो दिमाग में पहले आ जाए, आप उस तरह से बना लीजिए। इसीलिए हम आपको कई तरीका सोचा रहे हैं, जैसे सोचने का आदत डालिएगा तो आपको कई तरीका रहेगा जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, कुछ ना कुछ तरीका से आप बना दीजिएगा। और दोस्तों,
हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं। अब हम लोग 5वां प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो 5वां प्रश्न क्या कहता है? 5वां प्रश्न कहता है दोस्तों, यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। तो मान लीजिए, अनुपात में हम क्या कहें कि मान लेना है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा भैया? तो पहली को अगर हम मान लेते हैं x, माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। मान लिए कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तब का प्रश्न दिए हुए है कि पहली संख्या का 25%। तब पहली संख्या मतलब x का मतलब गुना और 25% क्या है? दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, मतलब 3 गुना के बराबर है। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या y के, दूसरी संख्या के मतलब गुना दूसरी संख्या के, तो गुना 50%। 50% का मतलब 3 गुना, 3 गुना है। तो मतलब है 3 गुना का मतलब क्या हुआ कि इसको में हमको 3 से गुना करे पड़ेगा तब ना बराबर होगा। इसके 50% का, इसके y के दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। तो 3 गुना है तो या तो इधर 3 से भागा देंगे तो बराबर होगा, और या तो 3 से गुना इधर कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कर दीजिए, हम आपको बताए थे कि परसेंटेज को बटा में 100 लिख दीजिए। परसेंटेज को बटा में 100 लिख दीजिएगा तैयो कट जाएगा, और नहीं तो अगर बटा में 100 नहीं लिखिएगा, बराबर के दोनों तरफ परसेंटेज होगा तो परसेंटेज इसी मिटा दीजिए। दोनों दिन बटा में 100 आके इसे भी कट जाएगा, इससे आपको कैलकुलेशन बच जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से निकालिए ना, 25 गुना का 50, तो x बराबर है 6 गुना y। तो x बटा y बराबर कितना हो जाएगा? 6/1। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 6:1 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, अब इसको हम लोग लॉजिक से भी बना सकते हैं। हालांकि एकदम बेसिक प्रश्न है, इसमें तो कुछ मतलब आपको बेसिक से ही बनाइएगा तो एक स्टेप का तो है ही कि x का गुना 25 बराबर y गुना 50 गुना 3। तो यहाँ से सीधा x बटा y बराबर 6:1। मतलब बेसिक क्वेश्चन था, इसमें फिर भी लॉजिक से सोच ही लेते हैं। जब सभी प्रश्न में हम लोग थिंकिंग प्रोसेस सोच रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा बहुत सोच लेते हैं, क्योंकि छोटा छोटा प्रश्न में भी थिंकिंग प्रोसेस सोचेंगे ना तो बड़ा बड़ा प्रश्न में भी हम लोग को आदत बन जाएगा ऐसे ही सोचने का। तो अब जरा देखिए, पहली संख्या का 25% और दूसरी संख्या के 50% के 3 गुना के बराबर था। तो जरा सोचिए ना, एक 25% एक 50% के 3 गुना के बराबर, मतलब एक 150% के बराबर है। तो जरा सोचिए, तो पक्का है कि इधर वाला बड़ा होगा, x बड़ा होगा, तो x के तरफ अनुपात भी बड़ा होगा। तो a नंबर में क्या है ऑप्शन में? 3:1। b नंबर में है 6:1। c नंबर में है 2:3। d नंबर में है 1:6। तो x बड़ा होगा तो x के तरफ बड़ा अनुपात, देखिए तो x के तरफ छोटा अनुपात है, नहीं होगा। x के तरफ छोटा अनुपात है, नहीं होगा। और ये दोनों में क्या है? इन दोनों में जो है, दोनों में x के तरफ बड़ा अनुपात है। तो अब क्या हो जाएगा, जरा सोच लीजिए कि मतलब 3 गुना के बराबर तो है नहीं। जरा देखिए ना, 25 छक्का 150, तो 6 गुना के बराबर है। इसका मतलब है कि 3 गुना वाला नहीं होगा, मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा? 2 गुना होगा। तो आप बिना कैलकुलेशन किए हुए भी, काट छांट किए हुए भी, लॉजिक से भी आप थिंकिंग प्रोसेस से प्रश्नों को बना सकते हैं दोस्तों। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का वीडियो जो 5 प्रश्नों का था आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और हम निरंतर इसी तरह से मतलब वीडियो आगामी बनाते रहेंगे। और आप लोग जम के तैयारी करिए और जम के मतलब प्रैक्टिस करिए, और इसी तरह से थिंकिंग प्रोसेस के द्वारा प्रश्नों को बनाने की विधि सीखते रहिए दोस्तों। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।